दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उत्तराखंड में रहता हूं। ये घटना उन दिनों की है जब मैं अपने बाबूजी के साथ एक भाड़े के घर में रहता था। दरअसल मेरे बाबूजी एक जॉब करते थे और उसी जॉब के दौरान उन्हें उत्तराखंड के एक छोटे से गांव जबलपुर के अंदर ही रहना पड़ता था। वो एक ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन फिर एक दिन मेरे बाबूजी के साथ उनका खलासी नहीं था तो मुझे उनके साथ जाना पड़ा। तो आइए जानते इस सफर से जुड़ा हुआ एक रोमांचक और डरावना किस्सा। दोस्तों, मेरे बाबूजी जिस कंपनी के अंदर जॉब करते थे वो कंपनी उन्हें हर महीने की एक अच्छी सैलरी देती थी। ऐसे में बाबूजी को उसी सैलरी में से खलासी को भी देना पड़ता था। लेकिन एक दिन अचानक ही हमारे बाबूजी के खलासी की तबीयत एकदम से बिगड़ गई और उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से सारा का सारा काम उलट पुलट होने लगा, और जिसके चलते मेरे बाबूजी ने मुझे खलासी बनने को कहा। उन दोनों मेरी उम्र ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन मैं 20 साल के करीब का हो गया था, तो मुझे हमेशा भला बुरा सुनना पड़ता था, क्योंकि मेरे बाबूजी कहते थे कि तुम पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हो, कुछ काम धंधा भी कर लिया करो। फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक अच्छा मौका है, खलासी बनकर ही काम करता हूँ। उन दोनों मेरी भी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, तो ऐसे में पढ़ने को भी साला टाइम नहीं मिलता था। ऊपर से बाबूजी के तानों ने मुझे काफी ज्यादा विचलित कर रखा था। फिर उसके बाद मैं और बाबूजी वहां से डिलीवरी करने के लिए निकल पड़े। कंपनी के मालिक ने हमें बताया था कि जिस जगह पर डिलीवरी करनी है वो यहाँ से 128 किलोमीटर दूर है। 128 किलोमीटर दूर होने का मतलब यही था कि पूरे सफर के दौरान मुझे घुटन होने वाली थी। ऊपर से साधनों के अंदर बैठने के बाद मुझे उल्टी होने का मन भी करता है, क्योंकि मुझे गाड़ी और साधन में बैठना कुछ ठीक नहीं लगता और मुझे अजीब सा लगता है, जिस वजह से मुझे तो ये सफर बहुत ज्यादा मुश्किल लगने वाला था। अंधेरी रात में इस समय बाबूजी ट्रक ड्राइव कर रहे थे और मैं उनकी एक बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। इसी बीच मेरे और बाबूजी के बीच उस रास्ते के बारे में कुछ बातें होने लगी। फिर थोड़ी सी दूर और आगे बढ़ने के बाद मेरे बाबूजी ने मुझे समझाते हुए कहा, आज तुम्हें जिस रास्ते का अनुभव होगा वो तुम्हें पूरी जिंदगी भर काम आने वाला है। मैं बाबूजी की इस बात को सुनकर एकदम से दंग रह गया। फिर उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें जितना कहूँ उतना ही करना है, अगर कुछ भी ज्यादा करने की कोशिश की तो हम दोनों फंस जाएंगे। फिर हमारी गाड़ी स्पीड के साथ चलने लगी। गाड़ी के आजू बाजू में जो पेड़ पौधे नजर आ रहे थे उन्हें देखकर मेरा सर चकरा रहा था, इसलिए मैं कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गया। गाड़ी में बैठे बैठे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी जमीन घूम रही है। खासकर घनी रात को तो मुझे हर चीज से डर लगने लगा था। शाम के 7:30 बजे के आसपास जब हम निकले थे तब भी मेरा मन कह रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अपने बाबूजी की बात मानकर यहाँ आना पड़ा। ऊपर से ये सफर भी काफी ज्यादा लंबा होने वाला था। अभी मैं फाटक के बगल में बैठकर चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी मेरे बाबूजी ने कहा, देखो मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, इसलिए तुमको पानी की बोतल भर के लाना है। उस समय काफी ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं ट्रक से नीचे उतर जाऊं, लेकिन बाबूजी की बात को टालने का मतलब था उनसे डांट सुनना, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ट्रक से नीचे उतरना पड़ा। और फिर मैं ट्रक से नीचे उतरकर वहीं पर मौजूद एक हैंडपंप से पानी भरने लगा। मेरे बाबूजी ट्रक में बैठे थे। तभी मेरे बाबूजी मुझे आवाज देते हुए अपने पास बुलाने लगे, और जब बाबूजी की हरकत मैंने देखी तो मैं उनको एकटक घूरने लगा। मेरे बाबूजी अपने हाथ से इशारा कर रहे थे और वो मुझे जल्दी से ट्रक में बैठने का इशारा कर रहे थे, लेकिन मैं उनके इन इशारों को ठीक से समझ नहीं पाया और पूरी तरह से पानी की बोतल भरने के बाद ही वहां से निकल पड़ा। उसके बाद जब मैं उस पानी की बोतल को लेकर ट्रक के पास पहुंचा तो उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और जल्दी से विंडो को भी एकदम से बंद कर दिया। अपने बाबूजी को इस तरह की हरकतें करता देख मेरा दिमाग खिसक रहा था, क्योंकि वो किसी पागल की तरफ बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने मेरे ऊपर भड़कते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जल्दी से लौट आओ, लेकिन तुम वहां पर कर क्या रहे थे? तुम जानते भी हो इस रास्ते में कौन रहता है? बाबूजी की बात सुनकर मैं उनकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन बाबूजी मैं तो पानी की बोतल भरते ही वहां से लौट आया था। तभी उन्होंने कहा कि उस हैंडपंप के पास तुम्हें कोई नजर नहीं आया? तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मुझे तो उस जगह पर मेरे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा, उस हैंडपंप के पास मुझे एक महिला दिख रही थी और वो महिला अपने हाथ में एक केतली लिए खड़ी थी। ये सुनकर मैं बाबूजी पर हंसते हुए बोला, अरे बाबूजी, लगता है आपने कोई हॉरर मूवी देख ली है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन बाबूजी तो मेरे ऊपर भड़कते हुए बोले, ज्यादा उछल मत और चुपचाप बैठे रहो,
फिर उसके बाद हम वहां से निकलने लगे। बाबूजी अपने पानी की बोतल गटकी रहे थे कि तभी उन्होंने पानी की बोतल को एकदम से विंडो से बाहर फेंक दिया। और जब मैंने बाबूजी की इस हरकत को देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बाबूजी ने भला ऐसा क्यों किया, क्योंकि पानी की बोतल मैं बड़े ही मुश्किल से भर के लाया था। फिर उन्होंने इतनी जल्दी से बाहर क्यों फेंक दी। इससे पहले कि मैं बाबूजी से कुछ पूछ पाता कि उनके मुंह से खून टपकने लगा। और ये देखकर मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ तो अजीब है जो हमारी सोच से परे था। कुछ दूर आगे जाने के बाद बाबूजी ने हमारी ट्रक की हेडलाइट को एकदम से बंद कर दिया और अब हमारी ट्रक उस घनघोर रात में सड़क पर अंधेरे के अंदर ही चल रही थी। सामने की तरफ से आने वाली गाड़ी और बाकी साधन भी अब नजर नहीं आ रहे थे। सब कुछ मानो अंधेरे की चादर से लिपट गया था। एकदम गहरा अंधकार छा गया था। जितना मुश्किल बाबूजी को ट्रक ड्राइव करने में हो रहा था उतना ही मुश्किल मुझे ये सब देखने में हो रहा था, क्योंकि मैं घबरा रहा था कि कहीं ट्रक किसी चीज से ना टकरा जाए। लेकिन फिर मैंने अपने बाबूजी के दिमाग को भी देखा। दरअसल बाबूजी की ट्रक अंधेरा होने के बावजूद भी काफी सही से रोड पर चल रही थी और ये चीज मुझे भी हैरान कर रही थी। फिर उसके बाद बाबूजी ने अपने ट्रक के हॉर्न को बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने काफी देर तक ट्रक के हॉर्न पर अपना हाथ दबाए रखा, जिससे वहां ट्रक का हॉर्न गूंजने लगा। फिर उसके बाद मैं और बाबूजी थोड़ा सा और आगे गए ही होंगे कि तभी मेरे बाबूजी ने कहा, बेटा अब अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब जो होगा वो तुम देख नहीं पाओगे। बाबूजी की बात सुनकर मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले भी कहा था कि मुझे वही करना है जो मुझे बाबूजी बताएंगे। उसके बाद मैं और बाबूजी थोड़ा सा और आगे गए ही होंगे कि तभी मेरे बाबूजी ने कहा, बेटा अब आंख बंद कर लो। और जैसे मैंने अपनी आंखें बंद की और तभी बाबूजी की सांस बहुत तेज चलने लगी। मेरे दिल की धड़कन भी अब तक इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि मैं मन ही मन अपने तेज गति से धड़कते कलेजे को सुन सकता था। बहुत तेज तेज हॉर्न देते हुए ट्रक आगे निकलने लगी। फिर कुछ देर के बाद ही जब ट्रक एक सड़क को क्रॉस करते हुए एक मोड़ के पास पहुंची तो वहां पर बाबूजी ने ट्रक थाम दी। और उसके बाद जैसे ही ट्रक रुकी तो मैंने झट से अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि बाहर की तरफ मुझे 2 से 3 जने खड़े नजर आ रहे थे और उन सभी को देखकर मैं हैरान था। लेकिन फिर मेरे बाबूजी ने मुझे एक जोरदार चांटा मारा और मेरी आंखों के सामने अपना हाथ दे दिया। ये सब इतना ज्यादा अजीब था कि मेरे सर के अंदर अभी भी मुझे बाबूजी के वो चांटे का सन्नाटा हो रहा था। कुछ देर के बाद ही बाबूजी की ट्रक फिर से स्टार्ट हुई और मैं अब आंख भी नहीं खोल सकता था। फिर मेरे बाबूजी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने तो गलती कर दी जो हमें आते वक्त परेशान करेगी, वरना आते वक्त पूरा रास्ता साफ हो जाता, लेकिन आज कुछ हमारे साथ गलत हो सकता है। इतना कहने के बाद उन्होंने एक मेरी आंख के सामने से अपना हाथ हटा दिया। जैसे तैसे हम उस भयानक रास्ते को पार करते हुए वहां से आगे निकल गए। लेकिन उसके बाद जब हम उस रास्ते को पार करके वहां से आगे निकले तो हम डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच गए। हमने सोचा कि आज रात हम यहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन उसके बाद मालिक को पता नहीं ऐसा क्या जचा कि उसने फोन करके बता दिया कि हमें आज रात ही वापस लौटना होगा, क्योंकि यहाँ ट्रक की सख्त जरूरत है। जब मालिक ने ऑर्डर कर ही दिया था तो अब ट्रक को पहुंचाने का काम भी बाबूजी का था। तो हमने ना चाहते हुए भी सारे सामान को उतार कर अब वहां से वापस निकलना था। फिर वहां के दुकानदार को बुलाकर हम सारा सामान उतारने लगे और उसके बाद सामान उतारते उतारते बाबूजी और उसके दुकानदार के बीच किसी रास्ते को लेकर कुछ चर्चाएं होने लगी। हालांकि उस वक्त मैंने उनकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर उसके बाद हमने सारा सामान उतार दिया तो बाबूजी ने बताया कि यहाँ से दूसरा रास्ता निकलता है, लेकिन उस रास्ते के बारे में ना ही तो मैं ठीक से जानता था और ना ही बाबूजी उस रास्ते को जानते थे। ऐसे में हमें उसी रास्ते से वापस लौटना था जिससे हम यहाँ आए थे। उसके बाद जैसे हम वापस निकलने लगे तो उस दुकानदार ने हमें सुझाव देते हुए कहा, भाई साहब जरा संभल कर जाना, रास्ते में काफी दुविधाएं आएंगी जो आपको हानि पहुंचा सकती हैं। उस दुकानदार की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया था, क्योंकि आते वक्त ही मैंने जिन चीजों का एहसास किया था वो किसी दहशत से कम नहीं थी। और अब तो बाबूजी ने भी बताया था कि जाते वक्त भी हमारे ऊपर खतरों का कहर मंडराने वाला है, जिस वजह से मैं और भी ज्यादा डर गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद मैं और बाबूजी ट्रक लेकर निकल पड़े। अब हमारी ट्रक की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो वैसे मेरे दिल की धड़कन भी लगातार धड़के जा रही थी। इस बार बाबूजी ने बताया कि मुझे अपनी आंख बंद नहीं करनी है, क्योंकि इस रास्ते के अलग अलग नियम है
जैसे कि आते समय खलासी को अपनी आंखें बंद करनी होती है, और सुना है कि बंद आंखों के साथ कोई भी माया इतनी जल्दी से किसी इंसान को छल नहीं कर सकती। इसलिए ही मेरे बाबूजी ने मेरी आंखों को बार बार बंद करवा रहे थे। फिर उसके बाद हम दुकान से निकले और लगातार 1-1.5 घंटे के बाद हम एक सुनसान पड़ी सड़क पर पहुंच गए। ये वही सड़क थी जहां कयामत छाई हुई थी और जहां पर हमने पहले भी दहशत को देखा था। हम बड़ी सावधानी के साथ आगे जा रहे थे, तभी मुझे ट्रक के डिवाइडर के ऊपर एक पानी की बोतल पड़ी हुई नजर आई। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये वही पानी की बोतल थी जो बाबूजी ने आते वक्त रास्ते में फेंक दी थी। लेकिन इस वक्त पानी की बोतल को ट्रक में इस तरह गिरा हुआ देखकर मैंने बाबूजी को हाथ लगाते हुए कहा, बाबूजी ये पानी की बोतल तो आपने कुछ देर पहले ही नीचे फेंक दी थी, फिर ट्रक में कैसे आ गई? जैसे ही बाबूजी ने उस पानी की बोतल को देखा तो उनका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया, मानो उन्होंने कुछ अजीब देख लिया हो। उन्होंने फिर से उस बोतल को पकड़ा और उसे उठाकर वो जल्दी से ट्रक से बाहर फेंकने लगे। जैसे ही बाबूजी ने विंडो खोलकर उस बोतल को बाहर फेंका तो मैंने देखा कि अब उस बोतल का रंग बदल चुका है। वो पानी की बजाय अब खून के रूप में तब्दील हो गई थी। उस बोतल का इस तरह का रंग रूप देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब मुझे भी समझ में आ गया था कि जिस हैंडपंप से मैंने पानी भरा था ये सब उसी की वजह से हो रहा है। जब मैंने बाबूजी से पूछा कि इन सब की वजह वो हैंडपंप है तो उन्होंने भी बताया कि उस हैंडपंप के पास कुछ तो ऐसा था जो हम दोनों की सोच से परे था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रक के सामने हमें एक आदमी अपना हाथ हिलाता हुआ नजर आया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त बाबूजी ने उस आदमी के सामने ट्रक को रोक लिया। जैसे ट्रक उस आदमी के सामने जाकर रुकी तो वो आदमी थोड़ा ऊपर होते हुए बोला, अरे भाई साहब, मुझे यहीं पास वाले गांव तक जाना है, अगर छोड़ दोगे तो आपका भगवान भला करेगा। फिर उस आदमी की बात सुनकर बाबूजी ने कहा, अच्छा ठीक है, और जो आपके हाथ में सामान का थैला है इसे ट्रक के पीछे वाले हिस्से में रख दो। ये कहकर बाबूजी शांत हो गए। उसके बाद में और बाबूजी उस आदमी के ट्रक में आने का इंतजार करने लगे, लेकिन काफी देर बीत जाने के बाद भी वो आदमी ट्रक के अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो हम दोनों सोचने लगे कि अब वो आदमी पल भर में कहां पर गायब हो गया। अभी हम यही सोच रहे थे कि तभी बाबूजी ने झट से ट्रक का दरवाजा खोला और फिर वो नीचे कूद गए। मैं भी ट्रक के अंदर वाला अकेला कहाँ रुकने वाला था और मैं भी बाबूजी के पीछे पीछे ट्रक से नीचे कूद गया। और फिर हम दोनों जैसे ट्रक के पीछे पहुंचे तो हमने देखा कि अब हम दोनों को ही ट्रक के पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी पता नहीं कहाँ, लेकिन कुछ ही पल के अंदर ही वहां से कहाँ गायब हो गया। इस बात ने हम दोनों को ही हैरान कर दिया। तभी बाबूजी ऊपर से चढ़ते हुए ट्रक के पीछे वाले हिस्से में देखने लगे तो उन्हें ट्रक के अंदर एक पोटली नजर आई। वो पोटली कपड़ों से ढकी हुई थी तो उसमें कुछ दिखा नहीं। ऊपर से पीछे की तरफ काफी ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था, तो हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि आखिर ट्रक के पीछे जो पोटली रखी हुई है उसमें है क्या। बाबूजी से रहा नहीं गया, वो सीधा उस पोटली के पास गए और फिर जैसे उन्होंने उस पोटली को खोलने की कोशिश की तो उन्हें उसके ऊपर एक चिट्ठी पड़ी हुई नजर आई। बाबूजी उस पोटली को देखते समझ चुके थे कि इसमें कुछ तो खोट है, वरना यहाँ इतनी रात को भला कौन अपनी पोटली एक सुनसान ट्रक के अंदर रख कर जा सकता है। उसके बाद जब बाबूजी ने उस पोटली के ऊपर रखी हुई चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि इस पोटली को दंगा घाट के पास वाले कुएं के अंदर फेंकना है। उसमें एक अच्छी बात यह थी कि वो कुआं सड़क के किनारे बना हुआ था, तो उस कुएं के अंदर पोटली गिराने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके नीचे जो था उसे पढ़कर तो हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये पोटली मांस और खून से लदी हुई है, जितना जल्दी हो सके इसे इस कुएं तक पहुंचा दो, वरना कोई शैतान तुम्हारे साथ साथ इस ट्रक को भी जलाकर राख कर देगा। उस चिट्ठी के ऊपर लिखी हुई इस बात को देखकर मेरे और बाबूजी दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो हमें लगा कि शायद कोई हमारे साथ कोई घिनौना मजाक कर रहा है, लेकिन उसके बाद जैसे ही बाबूजी ने उस पोटली को उठाया और वो उसे बाहर की तरफ फेंकने लगे तो पता नहीं कैसे, लेकिन उस पोटली के अंदर से सफेद रंग का धुआं निकलने लगा। फिर अचानक ही बाबूजी की नजर वहीं पर बैठी सफेद साड़ी वाली एक महिला पर पड़ी, और जब मैंने भी उस महिला को देखा तो मेरा पूरा शरीर थरथर कांपने लगा। हम दोनों की हालत पतली पड़ती जा रही थी। हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम करे तो करे क्या। तभी बाबूजी ने कहा, तुम जल्दी चलो और ट्रक के अगले हिस्से में बैठ जाओ। उसके बाद बाबूजी की बात सुनकर मैं जल्दी से भागा और भागते हुए ट्रक के ड्राइविंग हिस्से में पहुंच गया। बाबूजी मेरे पीछे पीछे भागने लगे और जब हम ट्रक के अंदर बैठ गए तो हमें ट्रक के सामने वाले कांच पर
किसी के लंबे लंबे बाल नजर आने लगे। मुझे यकीनन ये तो पता चल गया था कि ये बाल उसी भयानक महिला के हैं जो सफेद साड़ी पहने हैं। तभी मेरे बाबूजी ने कहा, इस भयानक चुड़ैल से बचना आसान नहीं है। अगर इससे बचना है तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन जैसे बाबूजी ने ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश की तो उस चुड़ैल के बालों ने हमारे ट्रक के कांच को पूरी तरह से ढक लिया और अब हमें सामने की तरफ नजर आने वाला नजारा देखना भी बंद हो गया था। मैं और बाबूजी पूरी तरह से टेंशन में आ गए थे। हम दोनों का शरीर भी अब हमारा साथ नहीं दे रहा था। पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। बाबूजी ने ट्रक को वहीं रोक दिया। तभी हमारे कान में एक बेहद भयानक आवाज आई, इस पोटली को उस कुएं के अंदर डाल देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा ट्रक और तुम भी जलकर खाक हो जाओगे। उस महिला की चेतावनी ने हमें और भी ज्यादा डरा दिया था और उस पोटली को उस कुएं के अंदर डालने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन फिर हमें उस चिट्ठी से ये भी पता चला कि जो भी इंसान उस कुएं के अंदर पोटली डालने की कोशिश करता है या फिर उसके अंदर पोटली को डाल देता है तो उसकी मौत हो जाती है। महज कुछ ही पलों में वो आदमी भी किसी सफेद साड़ी की तरह सूख जाता है, यानी कि पूरा का पूरा खून सूख जाता है और वो भी लाश के रूप में बदल जाता है। अब हमारे सामने दुविधा खड़ी हो गई थी कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमने इस पोटली को कुएं में नहीं डाला तो फिर हमारा मरना तय था। जिस आदमी ने हमें पोटली थमाई थी वो एक नॉर्मल इंसान था जिसने हमें चकमा देकर हमें इस बुरे संकट में फंसा दिया था। खासकर हम पहले भी उस औरत को देख चुके थे क्योंकि हमने उसके हैंडपंप के साथ छिड़कानी की थी और कहीं ना कहीं वो कुआं भी उस हैंडपंप के अगल बगल में ही था, यानी कि वो पूरा इलाका इसी चुड़ैल का था। मगर चेतावनी देने के बाद उस औरत का दिखना बंद हो गया और फिर वो एकदम से गायब हो गई। उस औरत के गायब होते ही ट्रक के सामने का नजारा दिखने लगा। मैं और मेरे बाबूजी हम दोनों पूरी तरह से अब परेशान हो चुके थे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। जैसे तैसे बाबूजी ने ट्रक को आगे बढ़ाया और सड़क पार करने लगे। जिस कुआं के अंदर इस पोटली को डालना था अब उस कुएं की दूरी यहाँ से महज थोड़ी ही दूर थी, लेकिन बाबूजी ने ट्रक की स्पीड को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही हमारी ट्रक उस कुएं के पास पहुंचने लगी तो ट्रक के अंदर ब्रेक सा लगने लगा। बाबूजी ट्रक को रोकना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रक एकदम से रुकने लगी और फिर वही हुआ जिसका हमको डर था। कुछ दूर आगे जाते ही हमारी ट्रक एकदम से रुक गई और बाबूजी ने ट्रक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक तो स्टार्ट ही नहीं हुई। अब हमारे पास एक आखिरी रास्ता बचा था, इस पोटली को इस कुएं के अंदर डालना ही होगा। मेरे बाबूजी उठे और अपनी आंखों में आंसू लिए उस पोटली को अपने कंधे पर उठाकर उस भूतिया कुएं की तरफ चल पड़े। अभी मैं भी अपने बाबूजी के पीछे पीछे चलने ही वाला था कि उन्होंने दरवाजे को बाहर से कस के लॉक कर दिया और मुझे ट्रक में ही कैद कर दिया। अब मैं अपने बाबूजी की जिज्ञासा को समझ गया था कि वो मुझे ट्रक में छोड़कर खुद उस कुएं के अंदर इस पोटली को डाल देंगे और जो भी नुकसान होगा उनके शरीर का ही होगा। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की दरवाजे को तोड़ने की, लेकिन मैं दरवाजे को तोड़े नहीं पाया और फिर मैंने किसी तरह ट्रक की विंडो को अपनी लात से एकदम से फोड़ डाला। लेकिन जब तक ट्रक की विंडो टूट जाती तब तक मेरे बाबूजी उस कुएं के अंदर उस पोटली को डाल चुके थे। जैसे मैं उनके पास पहुंचा तो वो छटपटा रहे थे। कुछ देर के बाद ही मेरी आंखों के सामने मेरे बाबूजी ने दम तोड़ दिया और मैं वहीं तड़प तड़प कर बुरी तरह से रोने लगा। मेरे पास अब और कोई चारा भी नहीं था, बस मैं अपनी आंख में आंसू लिए वो नज़ारा देख रहा था। मैं बहुत जोर से रोता और चिल्लाता रहा तो वहीं से गुजरने वाले कुछ लोगों ने बाबूजी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। बाबूजी को एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद उनकी काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल की गई। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। डॉक्टर ने बाबूजी के शरीर का पोस्टमार्टम करने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए मैंने साफ मना कर दिया और फिर बाबूजी को एक्सीडेंट की मौत का दर्जा दिया गया। हालांकि मैंने इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन बस कुछ लोगों का मानना था कि जो भी उस जगह को यूज करने की कोशिश करता है आत्माएं उसी के पीछे पड़ जाती हैं। जिस आदमी ने हमारे हाथ में ये पोटली थमाई थी वो आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि किसी अघोरी का कोई शैतान था जिसने हमें गलत फहमी में डालकर वो पोटली हमें थमा दी, जिस वजह से उनकी जिंदगी भी उनसे दूर चली गई। सब लोग इसी बात को मानते हैं कि वहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, वहाँ की हर एक चीज़ मौत का दावा करती है। और दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा सफ़र था जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। बचपन में मेरी माँ गुजर गई और अब मैं अपने पापा को भी खो चुका हूँ और मैं अपने पापा की इकलौती संतान था।
दोस्तों उस दिन के बाद मैं पूरी तरह से टूट गया था। 2-3 महीने तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा और लगभग 4 साल बाद मैं एक डॉक्टर की जॉब में लग गया। मेरे पापा का एक सपना था कि मैं एक दिन एक अच्छा डॉक्टर बनूं और लोगों की मदद कर सकूं, और आज मैं उस मुकाम पर हूं। अब मैं एक अच्छी फैमिली के साथ रहता हूं, लेकिन मुझे दुख तो इस बात का है कि मैं अपने पापा को बचा नहीं पाया, और अगर वो जिंदा होकर मेरा ये मुकाम देखते तो आज हमें कितनी ज्यादा खुशी मिलती। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं